जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे कि राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और राजा की उत्पत्ति के बाद राजा को किस तरह के दायित्व दिए गए हैं और उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राजा को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। कहने का मतलब है कि हमने एक संप्रभु राज्य की कल्पना की है और संप्रभु का मतलब हो गया कि बिल्कुल इस तरीके से शासन न करना कि जिस तरह से एक निरंकुश शासक शासन करता है, क्योंकि अंत में निरंकुशता का भी अंत होता है किसी न किसी माध्यम से। तो प्रजा के ऊपर शासन करने से पूर्व राजा को अपने ऊपर शासन करना होगा और उस शासन करने में यानी स्वयं को नियंत्रित करते हुए उसके बाद प्रजा को नियंत्रित करने का कार्य करेगा शासक, और उस शासक के नियंत्रण में सहायक साबित होंगे धर्म और दंड। ऐसी चर्चा हम अपनी पिछले क्लास में कर चुके थे। अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं उसका मेन विषय है राजा का कार्य क्षेत्र या राज्य का कार्य क्षेत्र। तो देखो, किसी भी राज्य का कार्य क्षेत्र उसकी भौगोलिक सीमाओं में, यानी हमने सप्तांग भी पढ़े थे, तो उस सप्तांग के अंदर हमने एक अंग पढ़ा था जनपद, यानी राज्य के शासक द्वारा जनपद की सीमाओं में रहने वाले नागरिकों या निवासियों के कल्याण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना राजा का प्रमुख दायित्व माना गया है। ठीक है, और मनु ने भी इस प्रकार का वर्गीकरण करते हुए दो प्रकार के कार्य बताए हैं शासक के। मनु के अनुसार राजा या राज्य के दो मूलभूत कार्य हैं। ठीक है, वे मूलभूत कार्य कौन कौन से हैं? एक तो है प्रजा रक्षण, ठीक है, और दूसरा कार्य है प्रजा रंजन। तो ये दो मूलभूत कार्य बताए गए हैं मनु महाराज के द्वारा या राजा मनु के द्वारा किसी भी शासक के लिए। तो उन्होंने पहले खुद ने भी इन दो कार्यों का या इन दो आधारों का पालन किया होगा, उसके पश्चात ही या ऐसी व्यवस्था स्थापित की होगी कि इन दोनों आधारों को या उद्देश्य को राज्य के द्वारा प्राप्त किया जा सके। तो प्रजारक्षण तो आप समझते ही हैं। प्रजारक्षण से सामान्य हमारा तात्पर्य क्या हो गया कि प्रजा की रक्षा करना। सामान्य अर्थ क्या हो गया? प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, अब इस प्रजा की रक्षा करने को हम अगर यहाँ रखें, यहाँ से हम शुरू करें, वहाँ दो कार्य हो गए, तो दोनों कार्यों को हम अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। तो पहला हमारा कार्य क्या है? प्रजा रक्षण। तो प्रजा रक्षण की जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि प्रजा रक्षण सर्वप्रथम कार्य है। ठीक है, इसके बाद देखो आप दूसरी बात, किससे रक्षा करनी पड़ेगी? दोनों तरह की बुराइयां हैं, आंतरिक एवं बाह्य संकटों से रक्षा करना। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि आंतरिक कारण कौन कौन से हो गए? जो अशांति, कोई अपराधी या किसी प्रकार की जनहानि का विषय।
ठीक है। बाह्य क्या हो गया, या तो युद्ध हो जाए, राज्य के द्वारा युद्ध कर दिया जाए, या किसी आक्रमण के कारण, या तो हम युद्ध कर दें या हम पर कोई बाहर से क्या कर दे, आक्रमण कर दे। ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में भी अगर हम इस वर्तमान परिदृश्य से इस दायित्व की तुलना करें तो आज हमारी जो सेना है उस सेना के माध्यम से प्रजा के हितों की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। आज हमारी चीन से किसी भी प्रकार की झड़प हो रही है तो अगर वो कल को युद्ध में बदलती है तो हमारी सेना चीनी सैनिकों से हमारे राष्ट्र की क्या करेगी, राष्ट्र की सीमाओं की क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो ये सबसे प्रमुख दायित्व है, क्योंकि अगर राज्य ही नहीं होगा सुरक्षित तो शायद अन्य जो तत्व हैं वे किसी भी तरह से महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका नहीं निभा सकेंगे, या वो कार्य जो महत्वपूर्ण है वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुरक्षा, राज्य की, प्रजा की जो सुरक्षा है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है। राज्य को स्थापित करने के लिए या जो प्रजा रंजन का जो कार्य है उसे स्थापित करने के लिए पहले राज्य की रक्षा की जाएगी। अगर राज्य ही सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य सभी प्रकार के कार्य क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, यहाँ शून्य हो जाएंगे। आगे चले तो अतः ये जो प्रजा रक्षण है यह अन्य दायित्वों की अपेक्षा सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। और भी दायित्व है राजा के, लेकिन सबसे ऊपर किसको रखा गया है, प्रजा की रक्षा करना। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो आप देखेंगे कि हमने राज्य की स्थापना करने के लिए हमने कहा था कि बलवानों के डर से और प्रजा में व्याप्त भय के कारण और सृष्टि की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की या रचना की। तो यानी ऐसी कोई परिस्थिति जरूर रही होगी कि जिस परिस्थिति में प्रजा के हितों की या प्रजा के जीवन की या प्रजा के जो भौतिक संसाधन हैं उनकी रक्षा नहीं हो रही थी या उन पर किसी प्रकार का कोई संकट उपस्थित हो गया था। तो अब हमने उस अवस्था को किसका नाम दिया था, मत्स्य न्याय। तो हम कह रहे हैं कि मत्स्य न्याय से बचाने के लिए भी राजा के द्वारा क्या किया जाएगा, मत्स्य न्याय का तात्पर्य हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो मत्स्य न्याय से हमारा जो तात्पर्य था कि बड़ी मछली द्वारा, सामान्य शब्दों में तो क्या है, बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खा लिया जाता है या निगल लिया जाता है। अब जब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है तो वहाँ पर कोई न्याय नहीं है, बस क्या होना जरूरी है उसका, बड़ी मछली होना, यानी शारीरिक रूप से बलवान होना और छोटी मछली का शारीरिक रूप से छोटा होना क्या सिद्ध करता है कि वहाँ पर ताकतवर के द्वारा जो निम्न है, दीन है या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे वर्गों को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा या उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसका जो भावार्थ निकलता है वो ये है कि ताकतवर जो व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति द्वारा कमज़ोर व्यक्ति को, समाज का जो कमज़ोर व्यक्ति है, समाज के कमज़ोर वर्ग का शोषण किया जाना, समाज के कमज़ोर वर्ग का शोषण करना। अब ऐसी अवस्था से बचाने के लिए
उस अवस्था से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? राज्य की स्थापना की गई। और राज्य की स्थापना करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम किसको बता दिया गया? प्रजारक्षण को। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया। यानी अगर हम दूसरी बात करें कि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या नहीं किया जाएगा, ये जो शासक है या जो राजा है, शासक द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किस देवता का अंश माना गया है शासक में, जो कि इस प्रकार का न्याय करेगा प्रिय अप्रिय को भूलकर या प्रिय या अप्रिय के भेद को छोड़कर हटाकर किस देवता की तरह न्याय करना होगा। तो हमने बात की थी देवता यम। तो किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, और वो भेदभाव कैसा कैसा? प्रिय अप्रिय का, रिश्तेदार, भाई, बंधु, मित्र, अमीर, गरीब, ये भेदभाव नहीं होगा किए बिना यम की भांति हालांकि हम दूसरी जगह भी लिखेंगे, न्यायिक व्यवस्था में भी हमारे काम आएगा। तो शासक के लिए आवश्यक माना गया है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन इस प्रकार से करे कि समाज में चाहे वो व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो और चाहे वह व्यक्ति कितना ही कमज़ोर हो, उसे समाज में उनके गलत कार्यों के लिए दंडित किया जा सके। अगर ये व्यवस्था है तो कमज़ोर वर्ग कहीं से भी अपने आप को क्या नहीं मानेगा? कमज़ोर नहीं मानेगा। यानी उसे पता है कि उसके साथ प्रशासन या शासक वर्ग का सपोर्ट है और वह अपने जीवन को भली प्रकार से निर्वहन कर सकता है, यानी जीवन जी सकता है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं आंतरिक बाह्य कारणों से। आंतरिक बाह्य कारण मैंने बताया आपको, और उनके आधार पर प्रजा का क्या करना? रक्षा करना। ये किसका कार्य है? ये कार्य बताया गया है राजा का या राज्य का। मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं भी मनु ने दोनों को अलग करने का प्रयास नहीं किया है, जबकि कालांतर में या शुक्र और कौटिल्य के समय भी इन दोनों को अलग अलग मानने का प्रयास किया गया, अलग अलग रखा गया। शुक्र ने अलग रखा है राज्य को और राजा को, लेकिन मनु ने दोनों को इस प्रकार से विभाजित नहीं किया है। तो राजा का कार्य कह दूं या राज्य का कार्य क्षेत्र कह दूं, इसका मतलब है दोनों का ही दायित्व है कि प्रजा की रक्षा भली प्रकार से की जाए, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संकटों से। आगे चलें, इसको देख लें आप एक बार। अब राजा के लिए क्या ऐसा और किया गया है? यहाँ तो बता दिया कि उसको क्या करना है? सुरक्षा करनी है। आगे चलें। प्रजा रक्षण में ही चल रहा है अभी हमारा। अभी प्रजा की रक्षा ठीक से हुई नहीं है। प्रजा की अच्छी रक्षा करेंगे तो प्रजा राजा को सपोर्ट करेगी, और जिसके साथ प्रजा होती है सपोर्टिव रूप में, शायद उस राजा को किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती। अब देखिए, राजा प्रजा रक्षण के लिए क्या कर सकता है? दंड की व्यवस्था की गई। दंड भी हमने क्या माना था? संप्रभुता का आधार है। तो दंड व्यवस्था की गई है किसके लिए? अपराधियों या दोषियों को दंडित करना। दोषियों को क्या करेंगे आप? संतुलित करेंगे। यानी राजा को ये व्यवस्था दी गई है कि वह प्रजा को संकट
पहुंचाने वाले या प्रजा को किसी भी प्रकार से दुखी करने वाले व्यक्तियों को क्या करें, दंड दे। और दंड की जो व्यवस्था की गई है उसका ये आधार रखा गया है कि अगर राजा दंड देने की शक्ति नहीं रखता है या दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखता है तो इसका मतलब उसका सामर्थ्य या उसकी जो संप्रभुता है वह पूरी तरह उसके पास नहीं है। यानी राजा की जो भूमिका है वह भूमिका कमज़ोर दिखाई देती है यदि उसके पास दंड देने की शक्ति नहीं है। आप स्वयं देखिए, अगर आज हम कोई राष्ट्र हमारे ऊपर अटैक करता है या कोई राष्ट्र हमें किसी तरह से परेशान कर रहा है और अगर हम उसे दंड देने की अपेक्षा उसके साथ मधुर संबंध बना रहे हैं, अच्छे संबंध बना रहे हैं, तो उस पर हमारा नकारात्मक प्रभाव जाएगा, हमारे नागरिकों पर उसका नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और जो राजा में जो आस्था है प्रजा की, वो आस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने प्रति, राज्य के प्रति या प्रजा के प्रति किए गए किसी भी गलत या अविधिक कार्य के विरुद्ध उस व्यक्ति को क्या दे सकता हो, दंड दे सकता हो। अगर ऐसी व्यवस्था है तो फिर उस राज्य में प्रजा सभी प्रकार से क्या रहेगी, सुखी रहेगी, संतुलित रहेगी। आगे चलें। अब राजा, स्त्री, पुरुष, नागरिक अपने देश का हो चाहे विदेशी, अगर दंड देने के लिए राजा को तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि प्रजा संप्रभु है अगर कोई राष्ट्र, तो वह दंड देने की शक्ति भी अपने पास रखेगा। उससे पहले मैं एक
तो आप देखिए, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि राजा के लिए किसकी व्यवस्था की गई है, दंड की व्यवस्था। राजा किस शक्ति का प्रयोग करेगा, दंड शक्ति का प्रयोग करेगा। दंड शक्ति का प्रयोग करेगा तो वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि अगर राजा किसी तरह का भेदभाव करता है तो प्रजा में वही बात प्रजा राजा के धर्म के अनुरूप उसको नहीं मानती है। यानी कहीं भी राजा या शासक का धर्म नहीं है कि भी किसी भी प्रकार का प्रजा में वो भेदभाव करे। तो बिना भेदभाव के वह दोषियों को क्या दे, दंड दे। दंड देने के लिए राजा को अगर युद्ध भी करना पड़ता है तो वह राजा क्या करे, युद्ध भी करने के लिए तत्पर रहे। यानी जिस प्रकार का अपराध होगा उसी अनुपात में राजा द्वारा दोषियों को दंड भी दिया जाना आवश्यक होगा। अगर दंड की मात्रा में हम चर्चा करते रहते हैं, जैसे दंड के अनुपात, अपराध के अनुपात में अगर दंड नहीं दिया गया तो शायद अपराधियों का हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा अपराध करने लगते हैं। जबकि दंड का आधार क्या रखा गया है कि प्रजा द्वारा सद्व्यवहार, प्रजा को किसके लिए प्रेरित किया जाए, सद्व्यवहार के लिए। क्योंकि अगर उसे पता लगेगा कि गलत व्यवहार करने का या अपराध करने का कोई दंड नहीं है तो भविष्य में वह जो व्यक्ति आज अपराध नहीं कर रहे हैं वह कल क्या करेंगे, अपराध करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राजा द्वारा जब प्रजा को सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करना है तो दंड के भय से ही कई बार प्रजा सद्व्यवहार का पालन करती है। अगर प्रजा सद्व्यवहार नहीं करेगी तो अंत में जाकर राजा और राज्य खुद दोनों क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्रजा के रक्षण से। अगर प्रजा का रक्षण नहीं किया गया उचित प्रकार से तो प्रजा धीरे 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 खुद अपराध में लिप्त हो जाएगी या प्रजा राजा में आस्था खो देगी और किसी अन्य राजा के आक्रमण करने पर वह इस राजा की सहायता नहीं करेगी या इस राजा के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो जाएगा। अगर जो राजा प्रजा का ध्यान नहीं रख पाएगा, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो संकट काल के समय या बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय प्रजा इस राजा के विरुद्ध खड़ा होगी और उस राजा को अपने प्रशासन से क्या धोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध, दंड और आपराधिक व्यक्तियों में भय एक राज्य की समुचित सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देखिए, अतः दंड, युद्ध, अपराधियों में भय, किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्व हैं। किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्व हैं या किसी भी राज्य की आवश्यकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बात हुई, पहला विषय जो हमने पढ़ा वो किसका था, प्रजा रक्षण का, और उसके अंतर्गत हमने बिंदु देखे खूब सारे। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत जब आप अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि राजा वही है जो सामर्थ्यवान है, किस आधार पर, सुरक्षा के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हम अगर पुराने किसी शासक का उदाहरण भी लेंगे तो जिस शासक ने प्रजा की रक्षा करने में असमर्थता बताई उस शासक को प्रजा के द्वारा भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जबकि जिस शासक के द्वारा प्रजा की सुरक्षा में अपने प्राणों को भी समर्पित कर दिया, ऐसे शासकों को आजीवन याद रखा गया प्रजा के माध्यम से। आगे चलें। अब अगर हम बात करें प्रजारंजन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रजारंजन की। तो देखें आप, प्रजारंजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, देखें सुरक्षित प्रजा। अब मैंने सुरक्षित शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि वो प्रजा जो पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी पहला दायित्व अगर पूरी तरह से पूर्ण हो रहा है, ऐसी सुरक्षित प्रजा के कल्याण के लिए
शासक द्वारा किए गए विभिन्न कार्य जो कि शांति काल में प्रजा की भौतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक उन्नति या विकास का उपलब्ध करवाएं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रजा की सुख समृद्धि के लिए प्रजा के सुख समृद्धि के लिए कार्य करना। ठीक है, ये इसका एक साधारण सा अर्थ है। इसके अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम वे कार्य करना चाह रहे हैं जिनके आधार पर प्रजा के साथ जो हमने व्यवहार किया है या प्रजा के लिए हमने जो सुरक्षित है हमारी प्रजा, उस प्रजा को वे सभी चीज़ें उपलब्ध हों जिससे कि वह अपनी समृद्धि या सुख में बढ़ोतरी कर सके या फिर अपने भौतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या शारीरिक विकास के लिए उसे एक पर्यावरण उपलब्ध करवाए। सामान्य शब्दों में तो हमने बात की, लेकिन जिस तरह से यानी जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता है उस व्यक्ति को उसी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध करवाए, उसकी आवश्यकताओं को उत्पादन में बदलने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उस प्रजा को या नागरिकों को वे सब उपलब्ध करवाए। और जिन माध्यमों से ये व्यवस्था या ये वातावरण किसी शासक के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है तो वे सभी कार्य प्रजारंजन की श्रेणी में आते हैं। इसको ध्यान से देख लें। कैसा काल? शांति काल। युद्ध काल का तो सबसे प्रमुख कार्य ही रक्षा करना होता है, ठीक है। और कैसी प्रजा? सुरक्षित प्रजा, यानी सेकंड के बाद दूसरा काम, सुख समृद्धि की रक्षा करें या उनके लिए काम करें। अन्यथा ये जो आधार हैं, इन आधारों पर प्रजा के विकास का काम करेगा कौन? शासक। और ऐसे कार्य क्या कहलाएंगे? उसके प्रजारंजन के कार्य कहलाएंगे। अब कौन कौन से कार्य हो सकते हैं प्रजारंजन के लिए, वो देखते हैं हम। जैसे व्यापार, शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आदि विषय। अब आप जानते हैं कि आपने नाम सुना होगा अशोक महान, अकबर महान, सिकंदर महान। अब इनको महान कहने का कोई विशेष कारण नहीं है। इन्होंने जो मास पॉपुलेशन है उसकी जो बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या यानी वर्ग विशेष को छोड़कर जो बहुत बड़ी संख्या में जो राज्य के निवासी थे, उन निवासियों के लिए जो सामान्य जो कार्य थे, जैसे कुएं खुदवाना, सड़क का निर्माण करना, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाना, धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, इस तरह के जब उसने कार्य किए तो प्रजा या जो उनसे जो सुख प्राप्त हो रहा था और उससे सुख प्राप्त करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी संख्या में थे। तो ऐसी बड़ी संख्या के लोगों के द्वारा ही राजा का गुणगान यानी अशोक का, सिकंदर का, अकबर का गुणगान किया गया और बाद में इतिहास में उन्हें महान शासक के रूप में संबोधित किया जाता है। तो ऐसे कार्य करने वाले ऐसे जो कार्य थे वही किस कार्य की श्रेणी में आ रहे हैं?